नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। लोन लेने वालों को पता होता है कि लोन पास होने के लिए क्रेडिट स्कोर की क्या अहमियत है, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से लोग अपना क्रेडिट स्कोर खराब कर बैठते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि आगे के लिए लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्रेडिट स्कोर बिगड़ने का मतलब ये नहीं है कि ये सुधर ही नहीं सकता। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं क्रेडिट सुधार के को-फाउंडर गौरव वाधवानी। आपका स्वागत है गौरव योर मनी में। थैंक यू। सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि क्रेडिट रेटिंग जो है वो बिगड़ती कैसे है, किस तरह की लापरवाही करने से हमारी रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग बिगड़ जाती है। क्रेडिट रेटिंग बिगड़ने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें एक होता है कि आप किसी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस से गुजरे हैं, जिसकी वजह से आपकी या तो जॉब चली गई है या आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, तो या फिर आपका जो है आपने कुछ कभी मोटिवेशन नहीं था आपको पे करने को। मान लीजिए आज टेलीफोन का बिल होता है, हमें पता है वो ब्यूरो में नहीं जाता है, तो हम कभी कभी उसको लेट पे कर देते हैं कि ठीक है 100 रुपये फाइन लग जाएगा। बट हम क्रेडिट कार्ड और लोन के बिल्स जो हैं हम बिल्कुल टाइम से पे करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो हमारा ब्यूरो स्कोर इफेक्ट करेगा। तो आपने कभी कभी सेटलमेंट किया है, कभी आपने किसी बैंक का पैसा नहीं दिया है, क्योंकि ये सारा का सारा जो है ब्यूरो में रिकॉर्ड होता है। तो इसकी वजह से आपका जो स्कोर है और आपकी क्रेडिट हेल्थ है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि एंड प्रॉब्लम क्या है, आज इंडिया में 95% लोगों को पता नहीं है कि ये सारा डेटा ब्यूरो में जा रहा है। अगर उनको पता हो, जैसे कि मोबाइल का आज पता है, मुझे पता है नहीं जा रहा है, तो मैं थोड़ी लापरवाही बरत लूंगा, लेकिन क्योंकि मुझे पता है क्रेडिट कार्ड का डेटा जा रहा है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल टाइम से पे करूंगा। ये अगर अवेयरनेस आ जाए तो लोगों की क्रेडिट हेल्थ खराब नहीं होगी। तो ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से क्रेडिट हेल्थ बिगड़ जाती है। तो क्रेडिट सुधार में आप क्रेडिट हेल्थ कैसे सुधारते हैं लोगों की? देखिए, हर आदमी का अलग एक सोल्यूशन होता है। अब आप एक डॉक्टर के पास चले जाओ, बोलो मैं बीमार हूं, आपको एक क्रोसिन की पिल दे दे, ऐसे नहीं होता है। पहले हम क्या करते हैं, ये सारा का सारा डेटा जो है ब्यूरो में रिकॉर्ड होता है। अब इंडिया में 3 ब्यूरो हैं, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन और सिबिल। ये 3 ब्यूरो जो हैं, ये आपने जितना भी आज तक क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन, होम लोन, गारंटी दी है, ओडी लिया है, ऐसा कुछ भी जो आपने किया है बैंक्स के साथ, ये सब का सब उसमें रिकॉर्ड होता है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अगर आप डिफॉल्ट करोगे तो आपका नाम ब्यूरो में होगा, ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा मेरा नाम, आपका नाम, हर किसी का नाम। बट लेकिन अगर आप आज पूछने जाओ किसी से, आपको अपना स्कोर पता है? किसी को नहीं पता होगा, कोई ध्यान नहीं देता है। तो ये इसकी वजह से अब ये जो है लोग जो है, ये सारा का सारा जब डेटा उसके अंदर होता है, तो हम क्या करते हैं, हम पहले कस्टमर्स को जब वो हमसे साइन अप करते हैं तो हम ये तीनों ब्यूरो की रिपोर्ट चेक करते हैं। हमारे पास सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं जिसकी जो आपको लाइन बाय लाइन आपके रिपोर्ट में समझेंगे कि क्या कोई उसमें प्रॉब्लम तो नहीं। अब कई सारे रिपोर्ट्स में एरर होता है। एरर किस तरीके का हो सकता है, क्यों होता है? एरर इसलिए होता है कि इंडिया में 1000 से ज्यादा लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। आरबीआई ने मैंडेट किया हुआ है, जो लैंड करेगा वो ब्यूरो को डेटा देगा। अब ब्यूरो वो डेटा कैसे कंपाइल करता है? पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, नाम, एड्रेस का एक एल्गोरिथम रन करता है, और उसका अब कविता का एक ब्यूरो स्कोर होगा, एक रिपोर्ट होगा। उस ब्यूरो रिपोर्ट में आपने अगर 3 बैंक के क्रेडिट कार्ड हैं, 2 बैंक के लोन हैं, 1 का ऑटो लोन है, वो सब एक रिपोर्ट में दिखेगा। कल को आपको एरर हो जाए, आपने कोई एक एल्गोरिथम में गलती हो गई, या किसी ने जिसने डेटा अपलोड किया था बैंक से, उसने कुछ गलती कर दी, एक डिजिट इधर उधर कर दिया आपके उसमें, आपको तो पता ही नहीं है। अब ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या फिर आपने कभी अपनी लाइफ में कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आप गुजरे हो, जिसकी वजह से आपने उस वक्त पे नहीं किया था, अब बैंक तो रिपोर्ट कर देगा कि आपने डिफॉल्ट किया। या फिर आप मान लीजिए सिटी चेंज कर रहे थे, आप उस वक्त 24-25 साल के थे, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, बैंगलोर में काम कर रहे थे, सोचा मैं तो हैदराबाद में ट्रांसफर हो रहा हूँ, नहीं दूं तो क्या होगा, वहां नया ले लूंगा। तब मुझे ये नहीं पता था कि आप ब्यूरो में डेटा आ जाएगा, आगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तो हर किसी की जो प्रॉब्लम होती है वो अलग होती है, और वो प्रॉब्लम आप तभी, जैसे अब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करके सब कुछ देखता है, वैसे ही हम रिपोर्ट्स में से देखते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो हर किसी की एक कस्टमाइज सोल्यूशन होता है। तो हमारे एनुअल प्लान्स है, हम 3 स्टेज प्लान करते हैं। हम क्या करते हैं, पहले तो हम आपका क्रेडिट हेल्थ जो है उसको ठीक करते हैं, ठीक है, हम उसको बनाते हैं, फिर हम उसको बढ़ाते हैं। ठीक, आप किस तरह से करते हैं? ये काउंसलर जो हैं, हम क्या करते हैं, अब जैसे मान लीजिए आपका जो एक रिपोर्ट में आपने अपने पुराने उसमें कभी सेटलमेंट किया है, ठीक है, सेटलमेंट के टाइम पे आपका जो ब्यूरो का रिकॉर्ड है वो सेटल दिखाएगा, आपको कोई लोन नहीं देगा। तो हम बैंक से आपकी बात कराएंगे और बैंक से बोलेंगे कि आपकी बेस्ट पॉसिबल कैसे उसमें हम आपको ठीक करा सकते हैं, वो ठीक कराएंगे। तो हम ऐसे सब तरीकों से एरर ट्रैकिंग करेंगे। अगर आपको ब्यूरो रिपोर्ट में एरर है तो हम ब्यूरो से बात करेंगे और उनसे बोलेंगे कि ये आपका प्रॉब्लम है, और अगर किसी बैंक ने अपडेट किया है तो आपकी बैंक से बात कराएंगे। तो इस तरीके से हम वो उसको सुधारते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो एक बहुत अहम चीज़ है। आप जो अपनी क्रेडिट रिपोर्ट है, यहाँ पर आपको एक फाइनेंशियल काउंसलर की तो ज़रूरत लगती ही है, लेकिन अगर आप खुद भी अपनी क्रेडिट स्कोर का ट्रैक रखना चाहते हैं तो 750 पॉइंट्स के ऊपर के स्कोर के ऊपर को यहाँ पर अच्छा स्कोर माना जाता है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सिविल से अपनी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपना क्रेडिट स्कोर देख सकते हैं। यहाँ पर गौरव हमारे साथ, गौरव आप हमें समझा रहे थे कि किस तरह से आप हेल्प करते हैं लोगों को उनकी क्रेडिट स्कोर को सुधारने में। आपने यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ रखी, वो ये है कि 750 का स्कोर अगर आपका है तो आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि ये 750 का जो स्कोर है आपका, जो क्रेडिट हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है। मान लो आप आज बॉम्बे में हो, बॉम्बे में आज एक घर जो है कम से कम कुछ 80 लाख 1 करोड़ का है। अब आपका अगर स्कोर अच्छा है तो आपको आज 10.5% पे एक लोन मिल जाएगा जो आपको 20 साल का होम लोन होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको एक अच्छी बैंक लोन नहीं देगी, आपको किसी एनबीएफसी के पास जाके लोन लेना पड़ेगा जो मे बी आपको 12.5% पे मिलेगा। मान लीजिए आपको 12.5% पे 2% जो है आपका 20 साल पे, आप मानो आप अगर उसको कैलकुलेट करोगे तो कुछ 30 to 35 लाख का डिफरेंस होता है। तो एक आपका स्कोर जो आपने 750 नहीं था और मान लीजिए 600 था, से आपको आपके लाइफ एक 20 साल के लोन पे एक 35 लाख का आपको 35 लाख से पुअर कर सकता है। ये उसकी इंपॉर्टेंस, इतनी इंपॉर्टेंस है उस स्कोर की। तो हाँ तो जी, एक बार जब आप रिपोर्ट्स की डिटेल्स ले लेते हैं बैंक से और ब्यूरोज से, तो फिर आप किस तरह से बैंक से बात करते हैं और क्रेडिट स्कोर जो है वो सुधारते हैं लोगों का? देखिए हम लोग एक्स बैंकर्स हैं, हम लोग के बैंक्स के साथ टाई अप हैं। हम लोग 10-15 साल से बैंक्स में काम कर रहे थे इसके पहले, और बिकॉज वो टाइप्स हैं, हम सब बैंक्स के साथ टाइप्स किया हुआ है और हम उनको पता है कि जो कस्टमर्स हमारे पास आते हैं वो जेन्युइन कस्टमर्स हैं, वो पैसा देना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको बस सेटलमेंट चाहिए। तो हम उन बैंक्स के साथ जो हमने टाइप किया हुआ है, हम बैंक्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सब जेन्युइन कस्टमर्स हैं, आप बताइए कि बेस्ट पॉसिबल इस कस्टमर के लिए हम क्या कर सकते हो, और उसमें आप उसको रिजॉल्व करके, और उसके बाद हम बैंक्स को भी बोलते हैं कि आप जो कर रहे हो आप रिपोर्ट भी अपलोड कर दो। क्योंकि कई बार क्या होता है, बैंक्स को आप पैसा दे देते हो लेकिन बैंक्स अपलोड ही नहीं करती हैं। अगर बैंक्स अपलोड नहीं करेंगी ब्यूरो में, तो ब्यूरो को पता कैसे लगेगा? आपका रिपोर्ट तो वैसे का वैसा ही रहेगा। किसी बैंक ने 3 महीने बाद अपलोड किया तो आप तो 3 महीने बैठे रहोगे। ये सब चीजें जो है ये स्कोर को इम्पैक्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमारे दर्शकों को आप ये समझाइए कि अब अगर किसी की क्रेडिट रेटिंग जो है वो बिगड़ चुकी है, ऑलरेडी बिगड़ चुकी है, तो वो क्या करे? क्या इमीडिएट स्टेप उनका क्या होना चाहिए? क्या किसी फाइनेंशियल काउंसलर के पास जाना बहुत जरूरी होता है, या उनके पास और कोई विकल्प है जो वो खुद ब खुद कर सकते हैं? देखिए, अगर किसी की क्रेडिट हेल्थ खराब हो गई है तो उसको किसी ना किसी फाइनेंशियल काउंसलर के पास जाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप मान लीजिए एक आध अकाउंट है, आप बैंक के पास जाके बंद भी करा लेते हो, बट स्कोर कैसे बढ़ेगा? या आपको कैसे पता क्या करना है? बैंक से क्या पूछना है? अगर आपने कितना पैसा देना है आपको बैंक को, क्या देने के बाद बैंक आपको कौन सा फ्लैग अपडेट करेगी ब्यूरो पे? कल को आपने पैसा दे दिया, आपने सेटल कर लिया अकाउंट, उसके बाद आप बैंक ने आपको सेटल्ड अपडेट कर दिया, आपको लोन फिर भी नहीं मिलेगा, पैसा तो आपका चला गया। तो क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है, कितना बात करनी है, वो सब आपको डायरेक्टली आप बात करोगे तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। और इसमें क्या है, अगर आप क्रेडिट सुधार के पास आओगे तो ये सब काम हम आपके लिए करेंगे और इसमें हम आपको हेल्प करेंगे। जैसे अगर आप मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अभी एक 55 ईयर्स ओल्ड के एक कस्टमर थे हमारे, जिनका एक पब्लिक सेक्टर बैंक के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रहा था। उन्होंने वहां पे ब्यूरो में उनका एक गलत एरर का अकाउंट आ गया, उनको अपने बच्चे को यूएस भेजना था लोन के लिए, पढ़ाई के लिए, एजुकेशनल लोन चाहिए था, नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि किसी और का कोई अकाउंट उनके साथ लगा हुआ था। 6 महीने तक वो घूमते रहे, बैंक से ब्यूरो, ब्यूरो से बैंक, बैंक से ब्यूरो करते रहे। उसके बाद वो हमारे पास आए, हम लोगों ने बैंक को लिखा, हम लोगों ने उनसे हायर अथॉरिटीज को एस्केलेट कराया, ब्यूरो से बात करी। अभी लेटली लास्ट वीक उनको एक ब्यूरो से अपॉलॉजी लेटर आया है कि हमने आपका गलती से अकाउंट टैग कर दिया था, जो अब वापस फिर से नहीं होगा। तो आप खुद करो, लेकिन आप देखो कहाँ आप कितना चक्कर लगाओगे, है ना? हमेशा ये होता है, एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए। एक्सपर्ट के पास जाओगे तो आपकी सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे आपको अपनी क्रेडिट रेटिंग का ट्रैक रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जल्द से जल्द अपनी क्रेडिट रिपोर्ट्स जो है वो क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट्स आप मंगाइए सिविल से, और उसके बाद अपना स्कोर देखने के बाद आप किसी फाइनेंशियल काउंसलर को कंसल्ट करके अपनी क्रेडिट ग्रोथ को और बढ़ा सकते हैं, या अगर चाहिए, ज़रूरत है तो उसे सुधार भी सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद लेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब, और जवाब देने के लिए हमारे साथ होंगे लैडर अप वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। तुरंत लौटते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।
प्योर मनी में आप लेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े सवालों के जवाब, और इनके जवाब देने के लिए हमारे साथ है लैडर ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी राघवेंद्र नाथ। आपका स्वागत है राघवेंद्र। शुरुआत करते हैं पहले सवाल के साथ। हमारे साथ चेतन सावंत मुंबई से फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार चेतन, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। मुझे पूछना था कि मुझे 2-2.5 लाख रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना था, तो किस चीज में इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं कि मुझे वो ज्यादा बेनिफिट मिले उसका। चेतन, मुझे ये बताइए, कोई खास रकम आपके दिमाग में है जो आपको 10 साल के बाद चाहिए? ऐसे कुछ रकम मैंने माइंड में नहीं रखी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जिसमें मेरे को फायदा हो सके वो चीज में। आप लमसम ये पैसे लगाने की बात कर रहे हैं, राइट? हाँ मैम। राघवेंद्र, कैसे हम इनकी मदद कर सकते हैं? 2-2.5 लाख लमसम लगाना चाहते हैं, 10 साल की अवधि है। देखिए, इनका 10 साल की अवधि है, काफ़ी लंबी अवधि होती है, तो इसलिए और बड़ा अच्छा है कि अगर 10 साल की अवधि है और उसके लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, 2-2.5 लाख रुपया अलग निकाल के रख सकते हैं। तो इस केस में उनको मैं तो एक्विटी ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि एक्विटी फंड्स जो हैं लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा अच्छा वही परफॉर्म करेंगे। और क्योंकि रकम छोटी है इसलिए कहीं रियल एस्टेट वगैरह में तो डाल नहीं सकते उस पैसे को, तो इसलिए वो एक्विटी में डालें पैसे को। पर ये देख लें कि अपना एक्विटी का जो टोटल प्रोपोर्शन है अपने पोर्टफोलियो में 60-70% से ज़्यादा ना हो। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। अगर सिर्फ यही 2 लाख रुपया है इनके पास तो मे भी 1.5 लाख रुपया डाल दें एक्विटी में। पर अगर इसके अलावा इनके पास 1-2 लाख रुपए और हैं बाकी फिक्स डिपॉजिट में या पीपीएफ में, तो ये पूरा का पूरा पैसा अपना एक्विटी में डाल सकते हैं। और इनको 2-3 फंड में बता देता हूँ, जैसे ICICI प्रू का डिस्कवरी फंड है, बिरला सन लाइफ और फ्रंटलाइन एक्विटी है, और रिलायंस एक्विटी अपॉर्चुनिटी, ये 3 फंड्स में बराबर बराबर बांट लें पैसे। अगर ये रखे रहते हैं 10 साल तक, तो मेरी उम्मीद ये है कि इनको 8 से 10 लाख रुपए तक का अमाउंट मिल जाएगा 10 साल के बाद। तो करीब 4 गुना इनका अमाउंट बढ़ जाएगा इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। कि अगर 12% का भी रिटर्न रहा एक्विटी से तो भी इनको 8 लाख रुपए मिल जाएगा, और अगर 12 से ज़्यादा रहता है तो 9-10 लाख रुपए भी मिल सकता है। तो यहाँ पर चेतन, आपके लिए सलाह यही है, आपको इक्विटी फंड में जो है अपने पैसे डालने हैं। आपको हम फंड्स के नाम बता देते हैं: ICICI प्रू डिस्कवरी, BSL फ्रंटलाइन इक्विटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी। इनमें आप पैसे डालिए। 10 साल के बाद लगभग 8 से 10 लाख रुपए जो है आपको मिल जाने चाहिए अगर आप इन फंड्स में निवेश करते हैं तो। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अजमेर से आनंद शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए आनंद। आनंद, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, यहाँ पर हमारा संपर्क नहीं हो रहा है आनंद के साथ, लेकिन इनका सवाल हम आपको बता देते हैं। इन्हें अपने भविष्य के लिए यहाँ पर निवेश करना है, बेटे की पढ़ाई और अपने रिटायरमेंट के लिए इन्हें बचत करनी है और पैसे जोड़ने हैं। इनकी उम्र 30 साल की है और बेटे की उम्र 3 साल है। बचत इनकी होती है 25,000 रुपये महीना। राघवेंद्र ये जानना चाहते हैं कि कहाँ पे निवेश कर सकें। देखिए, इनको जो इन्होंने पूछा है वो पढ़ाई के लिए, बेटी की पढ़ाई के लिए और अपने रिटायरमेंट के लिए जो इनकी नीड्स हैं, ये दोनों, और ये दोनों बड़ी लॉन्ग टर्म नीड्स हैं, क्योंकि बच्चा छोटा है और 10-12 साल 15 साल के लिए इनको इन्वेस्ट करना है। तो इनको एक्विटी SIP करके थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये बोल रहे हैं कि करीब 25,000 रुपये हर महीना डाल सकते हैं, जो कि अच्छी रकम है। हाँ। तो अगर ये सिर्फ 5,000 रुपये का भी SIP चालू कर देते हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो इनके पास करीब 50 से 60 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा इन द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और बस यही करना है इनको कि हर साल 10% उसमें ऐड करते रहें। अच्छा। तो क्योंकि जैसे जैसे इनकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे इनकी इन्वेस्टमेंट करने की कैपेबिलिटी भी बढ़ते रहेगी, तो आराम से ये थोड़ा थोड़ा करके, अभी थोड़ा पैसा डालना चालू कर रहे हैं, पर जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे ये अपना निवेश को भी बढ़ा सकते हैं। बाकी जो इनका 20,000 रुपया है, ये भी आप एक्विटी SIP ही करें, पर उसको ये बाकी जो अपनी बाकी नीड्स हैं, घर खरीदना है या रिटायरमेंट के लिए जोड़ना है या थोड़ी मेडिकल इमरजेंसीज के लिए क्रिएट करना है, तो उसके लिए वो फंड को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे साथ आनंद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या आपका और कोई सवाल है? यहाँ पर आपको सलाह यही दी जा रही है कि आपकी बेटे की पढ़ाई के लिए आपको 5,000 रुपये की SIP शुरू करनी है, और जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे आपको ये इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, और आपकी रिटायरमेंट के लिए आपको 60% पैसा जो है वो किसी इक्विटी फंड में लगाना है, इक्विटी SIP आपको शुरू करनी है। उसके अलावा जो 40% पैसा है वो आपको डेट में लगाना है। क्या आपका और कोई सवाल है? नहीं मैडम, धन्यवाद मैडम।
चलिए, इसी के साथ अभी योर मनी में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप भी हमसे अगर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए mfmoneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़-योर-मनी और पोस्ट करने हैं अपने सवाल। अपने सवालों के साथ साथ अपना फ़ोन नंबर और तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना ना भूलिए। योर मनी में आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड्स पर और सवालों के जवाब दे रहे हैं राघवेंद्र नाथ। अगला सवाल हमें अभिषेक जैन ने भेजा है ईमेल के जरिए। ये जानना चाहते हैं ELSS क्या होता है और साथ ही कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड में निवेश ये करना चाहते हैं। 5 साल के लिए ये फंड कैसा रहेगा? और साथ ही एक और सवाल है इनका कि म्यूचुअल फंड्स की रेटिंग और तुलना के लिए मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स क्या ये देख सकते हैं या नहीं? तो एक एक करके जाते हैं। सबसे पहले तो राघवेंद्र जी समझाइए ELSS क्या होती है? देखिए, ELSS का फुल फॉर्म है इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम और ये गवर्नमेंट के की तरफ से एक ये टैक्स बेनिफिट इसमें दिया गया है। सेक्शन 80C के अंदर आपको 1 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स की छूट मिल जाती है। तो और इसमें 3 साल का लॉक इन है जो कि सबसे कम लॉक इन है एक्चुअली। बाकी सारे जो टैक्स सेविंग स्कीम्स अगर देखेंगे 80C की, PPF है या इंश्योरेंस है, तो उन सब में कहीं ज़्यादा लॉक इन रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि ELSS ही सिर्फ सेक्शन 80C में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो कि इक्विटी की तरफ जा रहा है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट्स जो ELSS के जो 80C के एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स हैं वो टिपिकली फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स हैं, PF है या PPF है या ये सब इन्वेस्टमेंट्स जो हैं। तो और इन्वेस्टर्स के लिए तो एक अच्छा जरिया है, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव भी है कि इक्विटी में थोड़ा थोड़ा पैसा करके डालना चालू कर सकते हैं लोग। अप टू 1 लाख रुपए तक हर साल डाल सकते हैं। 8 से 10 हज़ार रुपया हर महीने डाल सकते हैं उसके अंदर। और ये उनको 30% की टैक्स की बचत भी मिल जाएगी, 20 से 30% जिस भी टैक्स सेविंग स्कीम ये बहुत अच्छी है। अगला सवाल इनका है कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स सेवर फंड का। तो ये फंड कैसा है जानना चाहते हैं? ये तो फंड अच्छा है और काफ़ी दिन से चल रहा है और फंड की परफॉर्मेंस भी पास्ट परफॉर्मेंस अच्छी है। पिछले 5 साल में शायद 13-13.5% का रिटर्न आया है इसमें। तो इसमें बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं तो या और किसी और फंड में भी 5 साल के लिए ये इस फंड में पैसे लगा सकते हैं। ठीक। और जहाँ तक मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स पर भरोसा करने का सवाल है तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, आप इस तरह की वेबसाइट्स ज़रूर लगातार चेक कर सकते हैं। अगर आपने किसी फंड में निवेश किया है या अगर आपको बाजार की कोई भी जानकारी चाहिए हो तो moneycontrol.com पर आप ज़रूर जा सकते हैं। अगला सवाल लेते हैं बिक्रमजीत गांगुली का। हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। बिक्रमजीत नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैडम, मैं 1 से 1,500 रुपया पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ फॉर 15 ईयर्स। मुझे 2028 तक 15 लाख चाहिए मेरे लड़के के लिए। ठीक है, क्या सलाह होगी इनके लिए? विक्रमजीत से एक तो ये क्वेश्चन बड़ा ज़रूरी है जानना और अधिकतर लोग ये करते हैं कि 15 लाख रुपया अभी चाहिए या 15 लाख 15 साल के बाद चाहिए। आपका टाइम होराइजन क्या है विक्रमजीत? मेरा लड़के ने अभी मतलब ये 2013 में उसका मतलब बर्थ हुआ है। 2000 बर्थ हुआ है। तो आपको 15 लाख अभी चाहिए या 15 लाख आज के पैसे के हिसाब से 15 लाख चाहिए या 15 साल के बाद 15 लाख चाहिए? क्या आपने महंगाई को यहाँ पर काउंटर इन किया है? हाँ, थोड़ा बहुत किया है। थोड़ा बहुत किया हुआ है। क्योंकि मैं इनका एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहा था, अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का 15 लाख 15 साल के बाद 60 लाख रुपया हो जाएगा। तो इनको अगर आज उस समय 15 लाख चाहिए तो 4-4.5 लाख रुपया अगर आज की 4-4.5 लाख रुपए की वैल्यू उस समय 15 लाख रुपए होगी। तो अगर ये 1,500 रुपया हर महीने डालना चालू कर देते हैं और हर साल 10% से बढ़ाना चालू करते हैं, जो कि एक मामूली सी एक इंक्रीज़ है हर साल। तो इस साल 1500, अगले साल 1650, उसके बाद ऐसे। तो इनको 15 साल में 15 लाख बिल्कुल मिल सकते हैं। अच्छा। पर अगर इनको 15 लाख से ज़्यादा चाहिए तो उसी एवज में इनको थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाना पड़ेगा।
क्या आपको और कोई सवाल है? कोई खास फंड आप इनको यहाँ पर SIP करने की इसमें suggest कर 2 या 3 फंड ले लें। 1500 का अमाउंट है तो एक छोटा रकम है, तो 500 रुपया 3 फंड्स में डाल दें। रिलायंस इक्विटी, HDFC इक्विटी फंड में एक ले लें फंड, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी ले लें, और IDFC का प्रीमियर इक्विटी। ये तो 3 फंड्स में बराबर तीनों में डिवाइड करते हैं। तो चलिए बिक्रमजीत जी, आपके लिए 3 फंड्स यहाँ पे HDFC इक्विटी, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और IDFC प्रीमियर इक्विटी, ये 3 फंड में आपको SIP जल्द से जल्द शुरू करने की सलाह यहाँ पे दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र, स्टूडियो आके दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। थैंक यू। योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।